अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हमने पढ़ना है डिफरेंशिएशन। यकीन मानो ज़िंदगी में कभी डेरिवेटिव का नाम भी नहीं सुना। आज की वीडियो अगर देख लेते हो तो डेरिवेटिव में इतना ज़्यादा मैं आपको जो है वो अच्छा कर दूंगा कि आप इजीली डेरिवेटिव के तमाम एमसीक्यूज इजीली सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, और डेरिवेटिव सिर्फ इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, चैप्टर 3 के लिए, इंटीग्रेशन के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके आगे जो आपके पास स्ट्रेट लाइन और बाकी चैप्टर्स हैं उसके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव तो समझ ही नहीं आएगा अगर डेरिवेटिव छोड़ दोगे। आज की वीडियो देख लो, ई कैट के अंदर आपके आसानी से 10 से 15 एमसीक्यूज जो है ना इससे निकल जाएंगे। अब आप बोलोगे सर इससे 10 से 15 नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते, ये बात ठीक है, इससे 3-4 आ जाएंगे मैक्सिमम, लेकिन इंटीग्रेशन में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्ट्रेट लाइन, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव और इसके अलावा मुख्तलिफ जो आपके पास चैप्टर्स हैं उसमें डेरिवेटिव का यूज़ है, तो वहाँ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और फिजिक्स में भी ये पार्ट है इसका, तो इसीलिए इसे देख लो। यकीन मानो सिर्फ किताब से नहीं पढ़ाऊँगा बल्कि रियल लाइफ एग्जाम्पल से पढ़ाऊँगा। ज़िंदगी में समझ में आएगा कि आखिर डेरिवेटिव होता क्या है या डिफरेंशिएशन क्या होती है। ठीक है, जो भी पढ़ाऊँ जो भी बताऊँ अपने पास एक कॉपी लेके रख लो इस तरह की। देखो मैं खुद भी जो है वो लिखता हूँ सारे टॉपिक और लिख के समझता हूँ और पढ़ता हूँ। जब मैं टीचर होकर इतने हाई कैलिबर पर आने के बाद भी ये काम कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? तो इसको करना। ठीक है, समझा दिया, चलो शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात मैं और बता दूं, वो बच्चे जो एमडी कैट या ई कैट, खास तौर पे ई कैट की तैयारी करना चाह रहे हैं, नस्ट, फास्ट, एनईडी, कराची यूनिवर्सिटी और इस तरह से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो हमारे ग्रुप बने हुए हैं जिसमें हम आपसे टेस्ट लेते हैं, लेक्चर प्रोवाइड करते हैं, लाइव सेशन रिकॉर्डेड, एमसीक्यूज बुक, तमाम मटेरियल मिलता है, घर बैठ के तैयारी होती है। 4,500 रुपये फीस है पूरे साल के लिए, तो उन ग्रुप में ज़रूर ऐड होना, नंबर आ रहा है। ठीक है, कंप्लीट प्रिपरेशन, ये लेक्चर दे रहा हूँ, इसका टेस्ट भी ग्रुप के अंदर आएगा, मॉक टेस्ट। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो डिफरेंशिएशन क्या है। डिफरेंशिएशन जो है वो हमारे पास पार्ट है कैलकुलस और मैथमेटिक्स का। अब आप बोलोगे सर मैथमेटिक्स तो हमें पता है, कैलकुलस क्या है? कैलकुलस वो कि जिसमें ना आप मेजरमेंट करते हो, ठीक है, एरिया पता कर रहे होते हो, इसके अलावा मुख्तलिफ शेप्स वगैरह इस पे काम कर रहे होते हो या चेंज पता कर रहे होते हो। तो कैलकुलस क्या है? जिसमें आप चेंज पता कर रहे होते हो, मुख्तलिफ एरिया में क्या चेंज आ रहा है, शेप में क्या चेंज आ रहा है, या शेप क्या है या एरिया क्या है किसी चीज़ का, जैसे पेन का एरिया क्या है, इस पे आप जो है वो कैलकुलस में पढ़ रहे होते हो। तो डिफरेंशिएशन क्या है? मैथमेटिक्स का पार्ट है और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो मॉडर्न मैथमेटिक्स है ना, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बगैर तो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे हार्ट के बगैर जिंदगी पॉसिबल नहीं है ना, इसी तरह से डिफरेंशिएशन के बगैर मैथमेटिक्स पॉसिबल नहीं है। फिर वो जो मैथमेटिक्स आप पढ़ोगे वो बेसिक अलजेब्रा होगी और कुछ नहीं होगी। ठीक है, अगर आप मॉडर्न चीज़ें पढ़ना चाहते हो, समझना चाहते हो, लॉस को समझना चाहते हो, आप जितनी भी बुक्स उठा के देख लो, मॉडर्न फिजिक्स की या मॉडर्न इंजीनियरिंग की, उन सब में आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन भरा हुआ मिलेगा। बहुत ही मुश्किल है कि कोई फार्मूला बगैर डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन के आ जाए। अब यहाँ पर आते हैं कि आखिर ये डिफरेंशिएशन है क्या? डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस का वर्ड आ रहा है ना, तो डिफरेंशिएशन आपको क्या बताता है? चेंज, टाइम के रिस्पेक्ट से चीज़ में क्या चेंज आएगा, इस लफ्ज़ को दिमाग में बिठाओ। आप फिजिक्स पे पढ़ चुके हो। देखो डिस्टेंस में चेंज आना टाइम के रिस्पेक्ट से क्या बनता था? वेलोसिटी। ज़रा यहाँ बात सुनो, वेलोसिटी पढ़ रखी है ना, वेलोसिटी पढ़ रखी है ना आप लोगों ने। चेंज आना, ठीक है, किस में? टाइम के रिस्पेक्ट से डिस्टेंस में चेंज आना क्या होता है? वेलोसिटी। अब अगर मैं इसके साथ ये डी लगा दूं तो ये है डिफरेंशिएशन। ये क्या है? डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन आपको क्या बताता है? चेंज बताता है कि टाइम के रिस्पेक्ट से क्या चेंज आ रहा है। देखो रेट ऑफ चेंज, इस चीज़ को दिमाग में रख लो, बहुत सारे डाउट क्लियर होने वाले, बहुत सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। अब चेंज कहाँ कहाँ निकालना होता है? लेंथ में चेंज निकालना है, वेलोसिटी में चेंज निकालना है, कभी कभार आपके पास एरिया में चेंज आता है, कभी कभार आपके पास लेंथ में चेंज आता है, हाइट में चेंज आता है, शेप में चेंज आता है। तो मुख्तलिफ जगह पे अगर आपको टाइम के रिस्पेक्ट से चेंज निकालना है तो डिफरेंशिएशन को आप यूज़ करोगे। सही है भाइयों बहनों? नहीं समझ में आई बात? और मज़ीद आसान करते हैं। मेरा भाई या मेरी बहन गाड़ी में बैठ के जा रहा है,
ठीक है, आप लोग गाड़ी में बैठ के जा रहे हो, कितना चेंज आया आपकी वेलोसिटी में वो आपने निकालना है। तो क्या करोगे, आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दोगे टाइम के रिस्पेक्ट से, एक्सेलरेशन आ जाएगी। बात समझ आई? पढ़ रखिए ना ये चीज़, देखो पढ़ रखिए। चलो नहीं समझ में आ रही, अभी भी नहीं समझ आई, यहाँ वैसे समझ आ गई है, लेकिन मज़ीद एग्जाम्पल देता हूँ। मैं ये डिस्टेंस चला, ठीक है, चला, वहाँ से लेकर यहाँ तक क्या चेंज आया, टाइम के रिस्पेक्ट से मैंने डिवाइड कराया तो क्या निकल कर आई, मेरी वेलोसिटी। क्या चीज़ यहाँ पर मैंने यूज़ करी, इस चीज़ को निकालने के लिए डिफरेंशिएशन यूज़ करी, ठीक है, डेरिवेटिव लिया। तो डेरिवेटिव लेना क्या मतलब हुआ, चेंज वगैरह या चीज़ों को निकालना। बात समझ में आई? तो डिफरेंशिएशन क्या है, टाइम के रिस्पेक्ट से या किसी और चीज़ के रिस्पेक्ट से चेंज निकालना। अभी आप डेरिवेटिव लोगे, ठीक है, सिर्फ डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट से नहीं लिया जाता, डेरिवेटिव मुख्तलिफ चीज़ों के रिस्पेक्ट से लिया जा सकता है। डिस्टेंस x के रिस्पेक्ट से लिया जा सकता है, y के रिस्पेक्ट से लिया जा सकता है, सही है। अच्छा, कुछ रूल्स बताता हूं, कुछ तरीके बताता हूं, तो याद रखोगे ना जिंदगी भर कि चेंज निकालना, ठीक है। ये मेरे भाई को समझ में आ गई बात कि भाई अगर मेरे पास डिस्टेंस है, ये क्या है, कुछ नहीं, नथिंग, डिस्टेंस, ठीक है, ये मेरे पास डिस्टेंस है। अगर मैं डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट से डिवाइड कराऊंगा और डेरिवेटिव लूंगा, यानी ये वर्ड कहूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डिस्टेंस के साथ अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो मेरे पास वेलोसिटी आ जाएगी। परेशान ना हो, अभी मैं यहाँ लेना सिखाता हूँ किस तरह से डेरिवेटिव लिया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब वेलोसिटी आ गई। देखो वेलोसिटी में भी तो चेंज आता है ना। देखो कभी मैं तेज़ चल रहा हूँ, कभी मैं हल्के चल रहा हूँ, कभी मैं तेज़ चल रहा हूँ, कभी मैं हल्के चल रहा हूँ, तो मेरी वेलोसिटी में भी चेंज आ रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट से चेंज आ रहा है। टाइम के रिस्पेक्ट से कैसे, या इस टाइम में मैं तेज़ चला, इस टाइम में मैं हल्के हल्के चल रहा हूँ, तो ये भी चेंज आया, वेलोसिटी में भी चेंज आया। तो वेलोसिटी में चेंज निकालना है टाइम के रिस्पेक्ट से, तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। वर्डिंग क्या लिखोगे, देखो ज़रा बात सुनो। टाइम के रिस्पेक्ट से निकाल लो ना, तो आप लिखोगे, यहाँ पे वर्डिंग देख लो, डिफरेंशिएट विथ, सिर्फ W लगाओ, रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसे करके आप लिखोगे। वैसे देख के भी हमें ये बात समझ में आ रही है कि आपने डिफरेंशिएट किया है, और तरीके से भी हम समझ सकते हैं। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट से। अब डेरिवेटिव लेते कैसे हैं, डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं, वो मैं रूल बताता हूँ, उसको लेके परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। तो अगर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हो टाइम के रिस्पेक्ट से, एक्सेलरेशन आ जाएगी। आप बोलोगे सर आप गलत पढ़ा रहे हो, क्यों? क्योंकि सर चेंज निकालने के लिए हम लोगों ने ये पढ़ा था कि A इज इक्वल टू डावा V अपॉन डावा T। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मेरे भाई मेरी बहन ने बिल्कुल बात ठीक करी। ये भी चेंज है, ये भी चेंज है, डेरिवेटिव भी चेंज है। तो क्या मसला क्या है, जब सिंपल डेल्टा का रूल हमने पढ़ लिया पीछे की क्लासों में 9, 8, 10 फर्स्ट ईयर में तो क्यों डिफरेंशिएशन घुसेड़ रहे हैं आप यहाँ पे। अब ज़रा बात सुनो, अब ज़रा समझो। ये बताता है लार्ज चेंज, ठीक है, या बिग चेंज, ठीक है, ठीक है। ये क्या बताता है, बड़ा चेंज, यानी चेंज आया है 1 किलोमीटर का, 1 मीटर का, 2 मीटर का, 1 मिलीमीटर का। अब अगर चेंज आने लग जाए 1 नैनोमीटर का, 2 नैनोमीटर का, अब देखो सब एटॉमिक पार्टिकल पे जाओगे, एटम को स्टडी करोगे, रेडियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान कितना डिस्टेंस है, वो किलोमीटर में तो नहीं है ना, नैनोमीटर्स में होता है, या आपके पास माइक्रोमीटर्स में आता है, या आपके पास पिकोमीटर्स में आता है। अब वो चेंज क्या इस डेल्टा से निकाल सकते हो, स्केल रखकर? नहीं निकाल सकते। तो अब क्या चाहिए, स्मॉल चेंज निकालना है। तो डेरिवेटिव निकालने में मदद करेगा स्मॉल चेंज। समझ में आई बात, समझ में आई बात, है ना। देखो बिरयानी निकालने के लिए बेलचा यूज़ करते हो या स्पून यूज़ करते हो। देखो बिरयानी तो आप देख से बेलचे से भी निकाल सकते हो, मगर क्या यूज़ करते हो, प्लेट यूज़ करते हो, है ना। तो जगह तब्दील, काम तब्दील, चीज़ें तब्दील, यहाँ भी वही हो रहा है। जब डिस्टेंस निकालना है या चेंज निकालना है, चेंज हर चीज़ में आ सकता है, डिस्टेंस में चेंज, वेलोसिटी में चेंज, एक्सेलरेशन में भी चेंज आ जाता है कभी कभार, और मुख्तलिफ हाइट में चेंज, लेंथ में चेंज, बहुत सारे चेंजेस हैं। तो भाई जब बड़ा बड़ा चेंज निकालना है ना, कि फॉर एग्जाम्पल
एक इंसान, ऐसा कर रहा हूं यकीन मानो दुआएं दोगे, ऐसी डिफरेंशिएशन पढ़ा रहा हूं। एक इंसान दूसरे इंसान से कितने किलोमीटर दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चल रहा है यहां पर, ठीक है। तो एक इंसान दूसरे इंसान से कितनों किलोमीटर दूर है, ये चेंज निकालना है, तो डेल्टा से निकाल लो। मगर इलेक्ट्रॉन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से कितना दूर है, ये तो डिस्टेंस किलोमीटर में नहीं होगा ना, ये तो डिस्टेंस नैनोमीटर, पिकोमीटर, माइक्रोमीटर्स में होगा। तो ये चेंज निकालने के लिए यूज करा जाएगा भाई बहनों की तरफ से डेरिवेटिव को। समझ में आया, फील आया? ये पढ़ाया था पहले किसी ने, पढ़ाया होगा लेकिन अब भूल गए होगे, ठीक है। टीचर हमेशा अपनी तरफ से 100% देता है। चलो समझ में आ गया, ठीक है। थोड़ा सा हम अब आगे चलते हैं। अब ये तो मैंने बता दिया चेंज वगैरह सब चीज़ें, सर निकालते कैसे, करते क्या है, अब वो बताता हूँ, वो तरीका बताता हूँ। अच्छा पहले ये पढ़ लो कि यूज़ क्यों कर रहे हो, ये तो अभी सब पढ़ लिया क्यों यूज़ कर रहे हो। अच्छा सारी चीज़ें लिखना, ठीक है, आपके काम की चीज़ है। अच्छा एक और तरीका, रिप्रेजेंटेशन देखो, रिप्रेजेंटेशन देखो। डेरिवेटिव को कभी कभार ऐसे भी लिखा जा सकता है d/dx, ठीक है, और ऐसे भी लिखा जा सकता है कि x का एक टाइम डेरिवेटिव, x का 2 टाइम डेरिवेटिव। अभी मैं जब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पे लेके जाऊंगा ना, वहां समझाऊंगा इस चीज़ को, ठीक है। इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, लिखना सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा यूज़ क्यों करते हैं, फिजिक्स में तो मैंने बता दिया चेंज निकालने के लिए, स्पीड में चेंज, एक्सेलरेशन में चेंज, डिस्टेंस में चेंज, मुख्तलिफ चेंज निकालने के लिए यूज़ करोगे आप डेरिवेटिव को, ठीक है। इंजीनियरिंग में भी यूज़ होता है, इकोनॉमिक्स में भी यूज़ होता है। इकोनॉमिक्स में भी डिफरेंशिएशन को यूज़ किया जाता है प्रॉफिट और लॉस में चेंज निकालने के लिए, ठीक है। इंजीनियरिंग में क्यों यूज़ किया जाता है, डिज़ाइन कर्व्स बनाने के लिए, मोशन, इलेक्ट्रिसिटी, इधर भी डिफरेंशिएशन यूज़ होती है। मैं कह रहा हूँ ना, कोई भी किताब उठा के देख लो, इंजीनियरिंग की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन के बगैर तो कोई फॉर्मूला लिखा हुआ मिलेगा नहीं, ठीक है। जब भी मैं बात करता हूँ इंटीग्रेशन की, तो मैं उसके साथ यूज़ करता हूँ डेरिवेटिव को, ठीक है। समझ में आ गया, ये साइन इंटीग्रेशन बता रहा है, ये साइन डेरिवेटिव बता रहा है, dx। अच्छा सबसे आसान रूल सुनो, हाउ टू टेक डेरिवेटिव, यानी किसी फंक्शन को, अच्छा डिफरेंशिएशन किसे कर सकते हैं, फंक्शन को भी कर सकते हो और इक्वेशन को भी कर सकते हो, ठीक है। ये फंक्शन है, फंक्शन आपको पता है क्या चीज़ होती है, हमने इससे पूरा पहले चैप्टर पढ़ लिया। लिखना फंक्शन, वन शॉर्ट लेक्चर, एमी इंग्लिश सेंटर, पूरा फंक्शन समझ में आ जाएगा। पूरा डिटेल्स में समझा कर यहाँ पर आया हूँ, जितनी भी चीज़ें अब पढ़ा रहा हूँ पीछे समझा चुका हूँ, अलजेब्रा क्या है सब कुछ क्या, इसलिए यहाँ पर आऊँ, वरना यहाँ नहीं आता, ठीक है। बात समझो, डिफरेंशिएशन लेना है फंक्शन का, सबसे पहला याद रखना कि डिफरेंशिएशन लेना कैसे चाह रहे हो। हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन लेंगे x के रिस्पेक्ट से। याद रखना डिफरेंशिएशन मुख्तलिफ रिस्पेक्ट से लिया जा सकता है, अभी वो मैं सारे रूल्स पढ़ाता हूँ आपको एक एक करके, सारे समझेंगे। x के रिस्पेक्ट से भी ले सकते हो, y के रिस्पेक्ट से, t के रिस्पेक्ट से। आपको सबसे पहले बताना है कि डिफरेंशिएशन कैसे किया। तो यहाँ हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, हम लिखेंगे डिफरेंशिएट, x के रिस्पेक्ट से करना चाह रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, ये लिख दिया। अब सुनो, फंक्शन का डेरिवेटिव हुआ है, कैसे पता चलेगा, यहाँ पर ये प्राइम आ जाएगा पावर में, समझ लो, प्राइम। तो इसका मतलब में ये प्राइम देखकर, अक्सर आपने f के ऊपर ये प्राइम देखा होगा, इस प्राइम का मतलब है डिफरेंशिएशन हुआ है। देखो फंक्शन को हम ऐसे नहीं लिखेंगे, फंक्शन को हम ऐसे नहीं लिखेंगे डिफरेंशिएशन में, ठीक है, ऐसे नहीं लिखा जाता, बल्कि इसकी जगह लिखा जाता है, ये नहीं किया जाएगा, इसकी जगह सिंपल फंक्शन के साथ ये कर देते हैं, ये प्राइम लगा देते हैं। एक बार डिफरेंशिएशन करूंगा 1 प्राइम, 2 बार डिफरेंशिएशन करूंगा 2 प्राइम, 3 बार डिफरेंशिएशन करूंगा 3 प्राइम, जितनी बार करना चाहो कर सकते हो डिफरेंशिएशन। समझ गए मेरी बात? चलो, अक्सर आपने इस तरह लिखा हुआ देखा भी नहीं होगा कहीं भी, इसी तरह जो मैं बता रहा हूँ इसी तरह देखा होगा। अच्छा समझ में आई बात या नहीं आई, पहले ये बताओ, चलो कमेंट सेक्शन में आ गई, ठीक है। चलो इसको रिमूव करते हैं। अच्छा ज़रा बात सुनो, अब डिफरेंशिएशन के लिए करते क्या है, जो भी ये पावर होती है ना, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहला रूल क्या है, इसे हम पावर रूल कहते हैं, सही है। पावर रूल में क्या होगा कि जो भी ये पावर होगी उसे हम आगे लिख लेंगे, यानी ये 2 है तो 2 को यहाँ लिख लिया, x एज इट इज आ जाएगा। अच्छा
पावर में से एक माइनस कर देंगे, पावर में से एक माइनस कर देंगे तो 2 - 1। तो अब हमारा क्या आंसर बना, ये हमारा हो गया डेरिवेटिव, ये हमारा आ गया चेंज। सही है भाइयों बहनों, समझ में आया? कोई मुश्किल था? नहीं। डेरिवेटिव किस तरह लिया जाता है कि जो भी पावर है उसको यहाँ आगे लगा दो, ठीक है, पावर में से एक कम कर दो। 2 है तो 1 हो जाएगा, 3 है तो 2 हो जाएगा, 4 है तो 3 हो जाएगा, 5 है तो 4 हो जाएगा। सही है, इसको हम कहते हैं पावर रूल। देखो यहाँ भी कर लो, डेरिवेटिव हो रहा है, ठीक है, डेरिवेटिव हो रहा है, ये पता चल गया मुझे। 2 आगे आ गया, x एज इट इज आ गया, पावर में एक कम हो गया तो कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, x लिखा हुआ है इसका मतलब है पावर 1 है। अच्छा, अब आओ लीनियर फंक्शन। हमेशा याद रखना, पूछा जाता है कि लीनियर फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है ना, अब लीनियर क्या है ज़रा बात समझो, सबसे पहले समझो लीनियर है क्या। 5x लीनियर का मतलब होता है कि इस फंक्शन को यूज कर कर अगर आपने ग्राफ बनाया ना, स्ट्रेट लाइन आएगी। नहीं समझ आई बात? चलो समझो। फंक्शन वाला चैप्टर पढ़ा था। हमने क्या कर रहे थे कि x की मुख्तलिफ वैल्यू रख रहे थे, इस तरह से ग्राफ बना रहे थे, है ना, इस तरह से ग्राफ बना रहे थे, इस तरह से ग्राफ बना रहे थे। x की मुख्तलिफ वैल्यू रख रहे थे, हमें y की वैल्यू मिल रही थी। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन y के बराबर है। तो यहाँ मैं x की वैल्यू रखूँगा, मुझे y की वैल्यूज़ मिलना शुरू हो जाएगी और एक ग्राफ बनकर आ जाएगा, ठीक है। तो लीनियर फंक्शन कब होता है? फंक्शन लीनियर जब होता है जब यहाँ x के ऊपर पावर हो सिर्फ 1। ये याद रखना, x के ऊपर जब भी पावर होगी 1 तो वो लीनियर फंक्शन होगा। क्या होगा? लीनियर फंक्शन होगा, ठीक है। एक और बात समझो, अब लीनियर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है? लीनियर फंक्शन का हमेशा डेरिवेटिव याद रखना कि जो भी दिया हुआ है, x दिया हुआ, y दिया हुआ, t दिया हुआ, z दिया हुआ फंक्शन में, वो ख़त्म हो जाएगा, जस्ट कांस्टेंट बच जाएगा। वजह बताता हूँ। देखो मैंने क्या कहा, जब भी लीनियर फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे तो क्या होगा कि जो भी वेरिएबल दिया हुआ होगा वो ख़त्म हो जाएगा और सिर्फ कांस्टेंट बच जाएगा। ये कांस्टेंट है ना, या कोएफिशिएंट है, और ये वेरिएबल है। सही है, ये बात सबको पता है। अब हो कैसे रहा है? पावर रूल लगाओ, इधर भी पावर रूल लगाओ। देखो ये मैंने x को क्या किया, 1 था ना, आगे एक कैरी दे, मतलब x के ऊपर पावर 1 थी, आगे ले आया। यहाँ पे यही सिखाया ना, जो भी पावर हो उसको आगे ले आओ, आगे ले आए तो 5 1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। x आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, -1 कर देना, जो भी पावर होगी -1 कर देना। यहाँ पावर क्या थी, पहले से ही 1 थी, -1 कर दिया। तो जब आप x के ऊपर -1 करोगे तो क्या बचेगा, 0, -1 0, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 0। अब आपके पास एक बात बताओ, x की पावर 0 क्या होती है, 1। देखा ये वाला आंसर कैसे आया, मैंने 5 क्यों लिखा था। और लीनियर फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, समझ में आया? पूरा रूल समझा दिया। अमूमन आपको हमेशा हर कोई यही करता हुआ नज़र आएगा, जब भी लीनियर फंक्शन की बात आएगी, चाहे 2x हो तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट ये लिख देगा 2। अब 2 क्यों आया ये नहीं भूलना ज़िंदगी भर, इसके पीछे ये स्टेप्स थे कि वो 1 आगे आके 5 से मल्टीप्लाई हो गया, जैसे यहाँ 1 था 2 से मल्टीप्लाई हो गया, उस x में से -1 किया, यानी ऑलरेडी 1 था, आपने -1 कर दिया तो 0 हो गया। जब x की पावर 0 हुई तो जस्ट 5 रह गया। ज़िंदगी भर मेरे भाई मेरी बहन ने याद रखना है इस चीज़ को, ठीक है। चलो मज़ीद फर्दर आगे मूव करते हैं। अच्छा मेरे भाई मेरी बहन, अब आते कांस्टेंट फंक्शन। अब ये आपने ज़िंदगी भर याद रखना है कि कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है। उसकी वजह भी बताता हूँ मेरे भाई मेरे बहन को, मैं उसकी वजह भी बताता हूँ। देखो कांस्टेंट फंक्शन है, 5 है, जब भी कोई सिर्फ कांस्टेंट आ जाए, यानी कोई कांस्टेंट क्या होगा, कोई नंबर। अच्छा एक बात और याद रखना, हम जो कांस्टेंट है a b इनको भी कहते हैं, ठीक है, डेरिवेटिव में, लेकिन जब भी ऐसा होगा तो वो बता दिया जाएगा। एक बात दिमाग में रखना, भी मैं समझाता हूँ इसको डिटेल में ले जाके, कि कांस्टेंट कभी कभार a b को भी कहा जाता है। a b वेरिएबल नहीं है, ठीक है, a b कांस्टेंट है। कांस्टेंट यानी a b कोई नंबर होगा, जैसे फॉर एग्जांपल
a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3। समझ में आई बात? तो इसका क्या मतलब है, a और b भी कांस्टेंट हो सकते हैं। मैंने कोई नंबर था, नंबर छुपा दिया, उसको a कह दिया, तो a तो कह दिया लेकिन वो a नंबर ही है ना, तो इसीलिए a और b भी कांस्टेंट होते हैं हमारे पास अक्सर। मगर जब भी ऐसा होगा ना, याद रखना, आपको सवाल में कहा जाएगा, अमूमन कहा जाता है कि a और b कांस्टेंट हैं, a और b कांस्टेंट दिए गए हैं, ठीक है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है, हमेशा। आपको बोले इसका डेरिवेटिव करो, x नजर आ रहा है, इधर तो है, इधर नहीं है ना, तो आप क्या करोगे, कोई वर्डिंग लिखने की भी जरूरत नहीं है, जस्ट यहाँ जीरो लिख दोगे। क्यों? क्योंकि देखो आपने एक चीज देखी ना, रूल, पावर रूल के अंदर, कि आप x के ऊपर जो पावर थी उसको आगे लेकर आ रहे थे, फिर उसमें से -1 कर रहे थे। यहां पर x की क्या पावर होगी, 0, है ना। यहाँ x की क्या पावर होगी, 0। अगर 0 को 5 से मल्टीप्लाई कराओगे, पावर आगे ले आओ, 5 से मल्टीप्लाई कराओ, तो आंसर तो 0 आ जाएगा ना। बस यही चीज़ समझानी थी। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कह दिया f(x) = a, इसका डेरिवेटिव करो, कैसे करोगे? और ये भी कह दिया कि a जो है भाइयों बहनों कांस्टेंट है, तो क्या डेरिवेटिव आएगा आपके पास, 0 आएगा। परेशान हो रहे हो? नहीं हो रहे ना। अच्छा, शुरू में मैंने आपको फॉर्मूलाज दिए होंगे डिफरेंशिएशन के, वो याद रखना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन लेना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन अक्सर फॉर्मूलाज की मदद से ही लिया जाता है। सही है, बात समझ में आया? अक्सर आप लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ रखी होंगी, लेकिन इस तरह ऑर्गेनाइज वे में नहीं पढ़ी होगी, तो यहाँ मैं ऑर्गेनाइज वे में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको कहता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लो। फंक्शन क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये sin x लिखा है मैंने, सही है। अब इसका डेरिवेटिव लो, अगर इसका डेरिवेटिव लो। अब याद करो, मैंने शुरू में फॉर्मूलाज चलाए थे, तो कॉस साइन फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है cos x, ठीक है। अभी मजीद मैं आपको एडवांस लेवल पे भी लेके जाता हूं, लेकिन पहले मैं आपको बेसिक समझा रहा हूं। अच्छा, cos का डेरिवेटिव लोगे -sin x हो जाएगा। याद रखना, वो फॉर्मूलाज मैंने फॉर्मूला शीट दी थी, उसमें आप देख लेना कि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, इस तरह चलती रहती है हमारे पास। टेन का भी है, कॉट का भी है, कॉसेक का भी है, कॉस सेक का भी है, कॉट का भी है डेरिवेटिव, ठीक है। अब आते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव पर, ठीक है। सबसे आसान जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको दिया जाता है वो ये दिया जाता है EX, ठीक है। अब मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आपको डेरिवेटिव अभी मजीद आगे डिटेल में ले जाके डेप्थ में पढ़ाता हूं, परेशान नहीं होना। एक बात याद रखना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर ऐसे दिया हुआ है ना, e की पावर, देखो बेसिकली होता क्या है, जरा मैं समझा देता हूं, अभी मजीद डेप्थ में भी लेके जाऊंगा। इसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, देखो e की पावर x एज इट इज आ जाएगा, e की पावर x एज इट इज आ गया। जो पावर है ना उसको नीचे उतार लेंगे और उसको x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएशन कर देंगे। समझ आई बात? नहीं आई होगी, चलो डिटेल में समझो। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लॉग का डेरिवेटिव भी लेना सिखाता हूँ, ln का भी अभी आगे आएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, कि आपके पास लिखा हुआ e की पावर x, आप क्या करोगे, e की पावर x को एज इट इज लिखे रहने दोगे, आगे या दोबारा लिख दोगे। जो भी e के ऊपर पावर है उसको आगे लिख लोगे और d/dx लगा दोगे, अगर x के रिस्पेक्ट से कर रहे हो, ठीक है। अब आपको x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, यहां देख लो, बात समझ आ जाएगी, 1, ठीक है। तो 1 आ गया, तो यहां पर आ गया 1, 1 कैसे आया, देखो x का डेरिवेटिव क्या है, 1, देखो अब 1 कैसे आ रहा है, उसकी वजह यहां देख लो, जगह नहीं है, यहां देख लो, ये x है, ठीक है। पावर आगे उतरेगी, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 - 1 क्या होता है, 0, तो जस्ट 1 बच गया, समझे। देखो x है, पावर आगे आ गई, ठीक है, 1 पावर है ना, फिर 1 में से 1 -1 हुआ डेरिवेटिव के मुताबिक, 1 - 1 0, x की पावर 0 1, तो ये 1 बच गया, ठीक है। तो आपके पास क्या डिफरेंशिएशन आया एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, e की पावर x। अभी मैं आपको हार्ड केसेस भी कराता हूँ, ये तो बस आसान केसेस पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों को बात समझ में आ जाए। उसके बाद अब आपको मैंने थोड़ा सा और मज़ीद शार्प करना है डिफरेंशिएशन के अंदर।
अच्छा अब ज़रा मेरी बात सुनो, जो फॉर्मूलाज शुरू में पढ़ाए थे उसे याद रखना, भूलना मत, लिख के रख लो अपने पास। अब रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। आपके पास डिस्टेंस था, यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ बना रहा हूँ। आपके पास डिस्टेंस था, डिस्टेंस क्या था, x था, ठीक है। आपने डेरिवेटिव लिया, याद रखना x के रिस्पेक्ट से लेंगे, t के रिस्पेक्ट से लेंगे, तो ये बन जाएगा वेलोसिटी। डिस्टेंस का डेरिवेटिव लिया t के रिस्पेक्ट से, तो क्या बन गया, वेलोसिटी। आपके पास थी स्पीड यानी v, आपने डेरिवेटिव लिया, किसके रिस्पेक्ट से लिया, v t के रिस्पेक्ट से, तो बन गई एक्सेलरेशन। याद रखोगे, ठीक है। चलो ये थे बिल्कुल बेसिक, ये थी ABCD डिफरेंशिएशन की। अब मैं आपको पढ़ाता हूं हार्ड डिफरेंशिएशन। ये भी पूछी जाती है पेपर में, वो तो ज़्यादा ही पूछी जाती है जो मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। जिसने ये समझ लिया अब उसके लिए डिफरेंशिएशन हलवा होना शुरू हो गया है। अब उसको ज़्यादा लेक्चर्स देखने की टेंशन नहीं है, टीचरों के आगे पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट अब बुक उठाओ, सॉल्व करना शुरू करो। डिफरेंशिएशन में मैंने आपको अच्छा बना दिया है। चलो मज़ीद चीज़ें पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट अब जो है मज़ीद फर्दर आगे चलते हैं। अच्छा एक बात याद रखना, अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ना, ये डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन की जान है ये चीज़। अगर आपने ये चीज़ छोड़ दी तो समझ लो कि बात ख़राब हो जाएगी, आपको समझ नहीं आनी डिफरेंशिएशन। आप बोलोगे सर आपने जो पढ़ाया था वो गलत है। इसलिए कह रहा हूँ ज़रा ध्यान से सुनना और सही से समझना। और यहाँ से मल्टीपल MCQs आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम बहुत सिंपल से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद जो है वो बहुत हार्ड की तरफ चलेंगे। मतलब वो भी कोई इतना हार्ड नहीं है, अगर आपने मेरी बात सही से सुन ली तो वो भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा अब हमने क्या करना है, अब हमने जो है वो डेरिवेटिव लेना है। अब हमने क्या करना है, अब हमने डेरिवेटिव लेना है अपनी इक्वेशन का। यहाँ पर मैंने आपको इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन का हम जो है वो क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। तो चलो आओ इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेते हैं और चेक करते हैं कि इस इक्वेशन का हमारे पास जो है वो डेरिवेटिव क्या आएगा। सबसे पहले मैं इसका कर रहा हूँ, ठीक है। इसका आप करोगे, मैं आंसर बता दूंगा लेकिन इसको आप करोगे। सबसे पहले इसको उठा लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हम x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अच्छा इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, पहले ये देख लो। अब x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, अब d आएगा क्योंकि ये इक्वेशन दी हुई है। टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन, यानी किसी इक्वेशन का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले d आएगा, d क्या बताएगा, डेरिवेटिव लिया गया है। फिर y एज इट इज आ जाएगा, फिर डिनोमिनेटर में भी d आएगा, किसके रिस्पेक्ट से लिया है, यानी क्या चीज़ डिवाइड कराई गई है, x। देखो मैंने यहाँ कह भी दिया है x, ठीक है। अब यही चीज़ यहाँ भी होगी, d/dx, ठीक है। तो x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अब देखो ये ना मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी d/dx मल्टीप्लाई हो रहा है। इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, ठीक है। तो d/dx x का स्क्वायर प्लस d/dx 3x प्लस d/dx और ये 5, सही है। अब याद करो जो मैंने आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप पढ़ा दिया है वही चीज़ याद करो। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर रूल याद करो, पावर रूल याद करो, पावर रूल कि जो भी पावर है वो आगे आ जाएगी, यानी 2 आगे आ गया। अच्छा x एज इट इज आ गया, 2 के साथ 1 कम हो गया तो 1 रह गया, लिखने की जरूरत नहीं है। यहां क्या होगा, ये लीनियर है, x खत्म हो जाएगा, जस्ट 3 रह जाएगा। जब सिर्फ x हो ना, जब y हो, ये खत्म हो जाता है, सिर्फ जो कांस्टेंट होता है वो रह जाता है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आया था, 0 आ गया, d/dx 2x प्लस 3। ये तो इतने ज़्यादा स्टेप इसलिए लगे क्योंकि अभी आप थोड़ा फास्ट नहीं हुए हो। चलो अब आप डेरिवेटिव में, डिफरेंशिएशन में फास्ट हो गए हो। इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, dy/dx, ये एज इट इज आ गया। देखो 3 मल्टीप्लाई हुआ 4 से तो कितना आ गया, 12x, 3 में से 1 कम हुआ तो स्क्वायर आ गया। इसका आंसर क्या आएगा, 2x स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई हुआ 2 से 4x, इसका क्या आ गया 7, ठीक है। अब आप चेक करो कि आपका भी ये आया था या नहीं आया, ठीक है। समझ में आ गया, कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं थी। मुश्किल होती तो मैं खुद बोल देता कि बहुत मुश्किल चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। ये मैंने कराया, ये आपने किया होगा, आई होप। अच्छा अब आ जाते हैं प्रोडक्ट, यानी आपके पास 2 फंक्शन हैं, ये 2 इक्वेशंस हैं या 2 एक्सप्रेशन हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। देखो 2 फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अब उसका डेरिवेटिव कैसे लोगे, उसके लिए फॉर्मूला है। देखो तरीका समझो, ये आपके पास एक फंक्शन है जिसे मैं u कह लेता हूं, x, ठीक है। 1 मिनट,
एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको मैंने यू कह लिया। एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे कि ये 5x स्क्वायर प्लस 6। अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे, इस वाली चीज को डिफरेंशिएट कैसे करोगे, इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे, इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे आप एक फॉर्मूले की मदद से। याद रखना, जब भी दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों या दो एक्सप्रेशन आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों, तो उसको तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले के इन दोनों को सॉल्व कर लें। ठीक है, ये भी सही तरीका है कि पहले इन दोनों को सॉल्व कर लिया जाए और फिर डेरिवेटिव ले लिया जाए, मगर हर बार ऐसा नहीं हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल साइन एक्स, एक फंक्शन है आपके पास साइन एक्स और एक फंक्शन है आपके पास ln x, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कैसे करोगे, नहीं कर सकते, लेकिन डिफरेंशिएट तो करना है ना, तो फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। आसान करता हूँ, थोड़ा सा मुझे लग रहा है मुश्किल हो रहा है क्योंकि मुझे फील आ रहा है, फील ज़रा लो, आप भी समझो ज़रा कैसे बता रहा हूँ। देखो, जब भी दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, ये फंक्शन u है, ये आ गया, ये फंक्शन v है, ये आ गया। आप चाहो तो इसको v कह सकते हो, इसको u कह सकते हो, प्रोडक्ट में ऐसा कोई मसला नहीं होता, लेकिन इसको u कह लेते हैं, इसको v कह लेते हैं। जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो डेरिवेटिव कैसे लिया जाएगा, इस फॉर्मूले की मदद से लिया जाएगा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला क्या कह रहा है ये बताता हूँ। ये फॉर्मूला ये कह रहा है कि पहले जो आपके पास फंक्शन है ना u वाला, उसका डेरिवेटिव ले लो और v वाले फंक्शन को एज इट इज लिख दो। इसको ज़रा देखो, इसको देखो, इस फॉर्मूले को। आओ सॉल्यूशन करते हैं। देखो, dy अपॉन dx, इसका डेरिवेटिव लेना है, इसका डेरिवेटिव लेना है, और किसके रिस्पेक्ट से ले रहे हैं, x के रिस्पेक्ट से। तो आपको पहले लिखना होगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, और यहाँ ये भी लिख दो कि प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, प्रोडक्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, अब जरा देखो होगा क्या। इसको मैंने कह लिया vx, ठीक है या ux कह लो, कोई मसला नहीं, मैंने कहा ना इसको u भी कह सकते हो, v भी कह सकते हो, और इसको vx कह लिया। चलो ये बात क्लियर हो गई कि ये वाला फंक्शन हमारे पास ux है, ये वाला vx। देखो यहाँ लिख भी दिया, यहाँ लिख भी दिया, यहाँ लिख भी दिया, सही है। अच्छा, अब इस फॉर्मूले के मुताबिक क्या है, पहले ये फॉर्मूला लिख लो। ये फॉर्मूला आपको रटा हुआ होना चाहिए। जैसे ही पूछूं प्रोडक्ट फॉर्मूला क्या है डिफरेंशिएशन के लिए, आप फौरन ये लिख देना du अपॉन dx प्लस, और v एज इट इज आ जाएगा u dv अपॉन dx। ठीक है, बात समझ आ गई, बात समझ आ गई। अच्छा, अब u इस फॉर्मूले के मुताबिक क्या है कि पहले u का डेरिवेटिव करो, u का क्या करो, डेरिवेटिव करो। आ जाओ u का डेरिवेटिव करते हैं, ये लाइन हटा देते हैं, सॉल्व हो जाएगा तो वापस लगा लेंगे। अच्छा, ये फॉर्मूला क्या कह रहा है, u का डेरिवेटिव करो। u क्या है, ये चीज, इसका डेरिवेटिव, सिर्फ इसका डेरिवेटिव करना, सिर्फ इसका डेरिवेटिव करना और किसी का नहीं करना। तो 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 1 का डेरिवेटिव 0। ठीक है, और v को एज इट इज लिख दो, v को एज इट इज लिख दो, तो 5x स्क्वायर प्लस 6। ठीक है, अच्छा प्लस, फॉर्मूले के मुताबिक प्लस है तो प्लस आ गया। अगले स्टेप में क्या कह रहा है, u को एज इट इज लिख दो। u क्या था, x स्क्वायर प्लस 1, एज इट इज लिख दिया। फिर क्या कह रहा है, v का डेरिवेटिव लो। v का डेरिवेटिव क्या आएगा, 5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 10x, 2 में से 1 कम हुआ जस्ट x, और 6 खत्म हो गया। ठीक है, इतना समझ आ गया। चलो अब मजीद ये सिंप्लीफाई हो सकता है, सिंप्लीफाई कर लो। 2 मल्टीप्लाई किया मैंने 5 से, तो मेरे पास क्या आया 10x का क्यूब, और फिर उससे किया तो मेरे पास कितना आया 12x प्लस एज इट इज आ गया। कुछ नहीं करा, बस इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ, इसे भी सॉल्व कर दो। तो ये कितना आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 10x क्यूब प्लस 10x, एक्स स्क्वायर को मैंने 10x से किया तो क्या आया 10x क्यूब, ये भी 10x क्यूब, ये भी 10x क्यूब, कितना आ गया आपके पास 20x क्यूब। ये भी और ये भी आपस में सॉल्व हो, देखो ये दोनों आपस में सॉल्व होकर 20x क्यूब बना लेंगे, ये दोनों आपस में सॉल्व होकर 22x बना लेंगे। ये आपका आ गया इसका डेरिवेटिव, ये जो आपको एग्जाम्पल दी हुई थी इसका डेरिवेटिव आ गया। समझ आई बात।
देखो एक बार खुद टैली कर लो ज़रा सही से, एक बार खुद सही से टैली कर लो। कोई मुश्किल चीज़ नहीं पढ़ाई मैंने, मुश्किल होती तो मैं खुद ही बता देता हूँ कि भाई यहाँ मुश्किल चीज़ है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, कोई इतना मुश्किल नहीं था। एक बार इसे आप अच्छी तरह से टैली कर लो, मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, आप इसे अच्छी तरह टैली कर लो, ये समझ में आ जाएगा। फिर क्वेश्चन वाला तो खुद ही आ जाना है, उस तो इतना मुश्किल होना भी नहीं है। अच्छा, बुक में आपका इसका आंसर दिया हुआ है, तो मैं बुक से भी आंसर देख रहा हूँ कि हमने ठीक किया है नहीं। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ठीक किया होगा, क्योंकि हमने जो रूल्स एंड तरीके में पढ़ाए गए थे हमने उसी को लगा के करा है। ठीक है, जस्ट 1 मिनट में से इससे वेरीफाई कर लेता हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक किया है। अब चाहो तो यहाँ से ना कॉमन भी निकाल सकते हो, चाहो यहाँ से तो कॉमन भी निकल सकता है। कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, एलसीएम आ रहा है, एलसीएम ले लो। हमारे टीचर कहते थे क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन निकाला तो ये कितना हो गया 10, और साथ साथ एक्स भी कॉमन आ रहा है। देखो कुछ कॉमन निकाल लो, क्योंकि बुक में कॉमन निकाल के लिखा गया है। देखो 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, 2 कॉमन आ गया, एक्स इसमें भी कॉमन आ गया, तो ये कितना रह जाएगा 10x²। दोबारा मल्टीप्लाई कराओगे 20x³ हो जाएगा, और ये कितना रह जाएगा 11। ठीक है, समझ आया, कॉमन निकाला जैसे कुछ नहीं किया। ठीक है, कॉमन निकाल कर आंसर लिख दिया, ऐसे भी छोड़ दोगे तो ठीक है। अब तरीका कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट 2 आपके पास फंक्शन होंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। जब 2 फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो क्या करोगे, एक फंक्शन को u कह लो, एक को v कह लो, जिसको भी चाहो u कह लो, जिसको भी चाहे v कह लो, कोई मसला नहीं है, कोई मना नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करो, ये फॉर्मूला लिखो। अच्छा, ये फॉर्मूला लिखने के बाद क्या समझ में आ रहा है कि u का डेरिवेटिव लो x के रिस्पेक्ट से। इसको u कहा था, इसका डेरिवेटिव ले लिया, इसको v कहा था, इसको एज इट इज लिख दिया। अब क्या करना है, u को एज इट इज लिख दो, ये u था एज इट इज। बेसिकली ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, सारा काम हो जाएगा। ठीक है, चलो समझ आ गया। अब मैं इसे रिमूव करता हूँ और अपना अगला सवाल करता हूँ, अगला कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। अगला कॉन्सेप्ट सही से समझना, थोड़ा सा बिल्कुल मामूली सा मुश्किल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ बिल्कुल मामूली सा मुश्किल है, इतना सा इन्ना चुन्ना सा मुश्किल है। अच्छा देखो, अच्छा सवाल नहीं लिखा मैंने, सवाल भी लिख देता हूँ ताकि सवाल भी आपको याद रहे। अच्छा, सवाल क्या है आपके पास, y = x+1 अपॉन x² - 2x+3, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसे हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट ऑफ 2 फंक्शंस। यानी इसमें होगा पता है क्या, कि आपके पास 2 फंक्शंस होंगे मगर दोनों डिवाइड हो रहे होंगे। ये देखो u, अच्छा एक बात याद रखना, न्यूमरेटर वाला हमेशा u कहलाएगा और डिनोमिनेटर वाला हमेशा v कहलाएगा, ये याद रखोगे बात। ठीक है, इसे हम डिवाइड रूल भी कहते हैं, डिवाइड क्वेश्चन रूल भी कहा जाता है इसे अक्सर। आपके पास इसमें क्या है, देखो ये एक फंक्शन है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ux, ये एक फंक्शन है x+1, और फिर vx ये दूसरा फंक्शन है आपके पास x² - 2x+3। ठीक है, हो क्या रहे होंगे आपस में डिवाइड। अब मैं कहूँ y को डिफरेंशिएट करके दिखाओ, कैसे करोगे, मैंने आपको कह दिया y का डेरिवेटिव लो। कैसे लोगे, डिनोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव, न्यूमरेटर का अलग डेरिवेटिव, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते कि आप डिनोमिनेटर पे अलग डेरिवेटिव ले लो, न्यूमरेटर पे अलग, नहीं। अब आपको अप्लाई करना पड़ेगा ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अब इस फॉर्मूले को ज़रा मैं आपको समझा देता हूँ कि ये फॉर्मूला आपको क्या कह रहा है। ये फॉर्मूला ये कह रहा है कि सबसे पहले u और v को पहचानो। सबसे पहले क्या करो, वो कहते हैं ना अपने दोस्तों को पहचानो, यहाँ भी वही करना है, u और v को पहचानो। तो हमने पहचान लिया कि ऊपर वाला जो भी होगा वो u होगा, यानी जो भी चीज़ न्यूमरेटर में है वो u होगी, जो भी चीज़ डिनोमिनेटर में है वो v होगी। पहचान लिया। अब क्या करो, v को एज इट इज लिखे रहने दो, लिखे रहने दिया, u का डेरिवेटिव ले लो, ले लिया, फिर माइनस करो, u को एज इट इज लिखे रहने दो, v का डेरिवेटिव ले लो और डिनोमिनेटर में v पर स्क्वायर कर दो। बस इस फॉर्मूले को याद रखो। चलो आज सॉल्यूशन करते हैं। x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ वर्डिंग लिख रहा हूँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब करना क्या है, v को एज इट इज लिखे रहने देना है, ये v है, एज इट इज लिखे रहने दो, dy डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसलिए ये बन गया सिंबल। ठीक है, जैसे पीछे बनाते हैं, v को एज इट इज लिखे रहने दो, लिखे रहने दिया एज इट इज फॉर्मूले के मुताबिक, कुछ भी छेड़खानी नहीं करी।
u का डेरिवेटिव ले लो, ये u है, u का डेरिवेटिव क्या आएगा, जस्ट 1 आ जाएगा, इसका 0 इसका 1 फिर माइनस। अब कह रहे हैं u को एज इट इज लिखे रहने दो, तो x प्लस 1 आ गया, एज इट इज लिख दिया, ठीक है। v का डेरिवेटिव ले लो, ये v का डेरिवेटिव क्या आएगा, चाहो तो बराबर में लिख लो कि v का डेरिवेटिव क्या था कि याद रहे। v का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x माइनस 2, यही आएगा ना v का डेरिवेटिव, x स्क्वायर है, 2 आगे आ जाएगा, 2 एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या कहा, v का स्क्वायर कर लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। अच्छा, डिनोमिनेटर को मत खोलना वरना मुश्किल हो जाएगी, सवाल बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। डिनोमिनेटर को एज इट इज चला दो, न्यूमिनेटर को सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 एज इट इज आ गया 1 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद, ठीक है। इसको इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा दो, तो ये हो गया आपके पास 2x स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई हुआ, यार यहाँ क्या लिखा था, अच्छा वो तो मिट गया, चलो वो तो हमारा कंसर्न नहीं है। 2x स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होके x 2x से मल्टीप्लाई होके 2x स्क्वायर, x माइनस 2 से मल्टीप्लाई हुआ माइनस 2x, और फिर और चीज़ें भी मल्टीप्लाई हो रही हैं। 1 2x से मल्टीप्लाई हुआ तो 2x, और 1 माइनस 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 2। कुछ नहीं किया, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है। 2 को मल्टीप्लाई किया 2x से तो 2x स्क्वायर, x को मल्टीप्लाई किया 2 से तो माइनस 2x, 1 को मल्टीप्लाई किया 2x से तो 2x। देखो माइनस का 2x प्लस का 2x कैंसिल हो गया, और डिनोमिनेटर में क्या था, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का स्क्वायर। अच्छा मज़ीद फर्दर चलो आगे, अब ब्रैकेट खोल दो, x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 माइनस प्लस, इसके साथ माइनस है इसके साथ प्लस है तो माइनस आ जाएगा 2x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस तो प्लस 2 हो गया, ठीक है। देखो ये माइनस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 2x स्क्वायर, और ये माइनस इस 2 के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा मज़ीद फर्दर लिखो, x स्क्वायर एज इट इज आ गया, ठीक है, माइनस 2x और वो कुछ है नहीं वहाँ पे। अच्छा ये एज इट इज नहीं आएगा, ये इसके साथ सॉल्व हुआ तो कितना आ गया आपके पास, 1 मिनट, डिनोमिनेटर तो लिखा ही नहीं, x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का स्क्वायर। अब फाइनल आंसर लिखते हैं, ये x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर से सॉल्व हुआ तो कितना बचा, माइनस x स्क्वायर, माइनस 2x एज इट इज रह गया। अच्छा ये प्लस और वो प्लस तो ये 5 हो गया, और डिनोमिनेटर ऐसे ही आ गया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 और ये स्क्वायर, ये आंसर है। समझ आया, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बस कॉन्सेप्ट समझने की देर है। अब मैच कर लेते, ठीक है नहीं है, हाँ बिल्कुल ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। फिर बताता हूँ, ज़रा तरीके से समझो, टेंशन नहीं लो, परेशान नहीं हो कि सर ये क्या इतना सारा लिखवा रहे हैं। देखो आपको कहा y का डेरिवेटिव लो, ठीक है, आपने y को देखा, आपने बोला भाई ये क्या चक्कर है कि डिनोमिनेटर में भी फंक्शन मौजूद है और न्यूमरेटर में भी फंक्शन मौजूद है। आपने न्यूमरेटर वाले फंक्शन को u कह लिया, आपने डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को vx कह लिया, ठीक है। अब फॉर्मूले की तरफ गए, ये फॉर्मूला लिखा हुआ मिलेगा, मतलब आपको याद होगा। फॉर्मूला कह रहा है v को एज इट इज लिख दो, v डिनोमिनेटर था एज इट इज लिख दिया, u का डेरिवेटिव ले लो, इसका डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है, और किस तरह लेते हैं बता दिया। इसी तरह फिर उसने कहा अब u को एज इट इज लिखो, v का डेरिवेटिव, फिर डिनोमिनेटर में v, और उसके बाद फिर सिंप्लीफाई। कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, जस्ट बस कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली बात है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसके आगे ना मज़ीद हमने और रूल्स भी पढ़ने हैं, तो मैं वो आपको कराता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा खांसी हो रही है, पानी ले लेता हूँ, ठीक है। चलो अब इसके आगे मज़ीद चीज़ों को करते हैं। तो स्टूडेंट अब जो है अपना फर्दर आगे बढ़ते हैं, कुछ फर्दर टॉपिक करते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। वैसे ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछे जाते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, अक्सर आपको ये परेशान करता है, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। अब एक बात समझ लो, ट्रिग्नोमेट्रिक की डिफरेंशिएशन करने के लिए आपके पास 6 फॉर्मूले हैं, वो मैंने शुरू में आपको दिए थे, ठीक है। शुरू में चला होगा फॉर्मूले का पेज, उसे आपने ज़िंदगी भर याद रखना है, उसे नहीं भूलना। इसी तरह से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डेरिवेटिव लेने के लिए उसके लिए भी 6 फॉर्मूले हैं, वो आपने याद रखने। ये टोटल 12 फॉर्मूले अगर आपने याद रख लिए, यकीन मानो हज़ारों एमसीक्यूज आप इन 12 फॉर्मूलों से कर सकते हो, ठीक है। हज़ारों कह रहा हूँ, और ऐसा ही होता है।
तो मैं ये कराता हूँ टॉपिक। सबसे पहले चेन रूल पढ़ते हैं। देखो चेन रूल की ज़रूरत कब पड़ी? चेन रूल की ज़रूरत जब पड़ी जब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव लेना है, तो वहां पर चेन रूल यूज होगा। देखो मैं एक इंसान हूं, मेरी अपनी एक पर्सनैलिटी है, मगर मेरे अंदर एक और इंसान की पर्सनैलिटी आ जाए तो एक इंसान के अंदर दूसरा इंसान, इसी तरह से अगर एक फंक्शन है, उस एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन लाए कर रहा है, तो वहां पर लगेगा चेन रूल। अब जरा मैं समझाता हूं, यहां लिख के। ये देखो ये f आपको पता है एक फंक्शन है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा या x आ जाएगा, ऐसा नहीं है, या x नहीं आ रहा, इसके अंदर एक और फंक्शन आ रहा है जो हमने फंक्शन वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ा था। तो एक फंक्शन हमारे पास f है, उस एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन आ गया g। तो यहां पर अब आप सिंपल तरीके से डेरिवेटिव नहीं लोगे, अब आप चेन रूल लगा के डेरिवेटिव लोगे। ये फंक्शन नंबर 1, ये फंक्शन नंबर 2, ठीक है। तो चेन रूल याद रखना कब लगेगा? जब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन हो, वहां हम यूज करेंगे चेन रूल। देखो यही बात लिखी हुई है, द चेन रूल इज यूज्ड व्हेन वन फंक्शन इज इनसाइड अनदर फंक्शन। एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन हो, इस तरह से ये दिया हुआ होता है। अब मैं जरा आपको निकालना सिखाता हूं कि किस तरह से फंक्शन निकलेगा। इनर फंक्शन कैसे पता चलेगा, जो कि gx होगा, और आउटर फंक्शन कैसे पता चलेगा। फॉर्मूला याद रखना चेन रूल लेने के लिए, dy/dx इक्वल टू dy/du, यानी y का डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट से लोगे, u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से लोगे। अभी मैं सिखाता हूं, परेशान बिल्कुल भी नहीं हो, होने वाली बात ही नहीं है, परेशान होने वाली बात होती मैं खुद कहता परेशान हो, ठीक है। अब इनर फंक्शन और आउटर फंक्शन निकालते हैं। देखो इनर फंक्शन क्या है? इनर फंक्शन सिंपल बात समझ में आ रही है, जो ये अंदर मौजूद है, जो ये अंदर मौजूद है यही इनर फंक्शन होगा। इसे आप कॉल करोगे u, ठीक है, जो कि x² + 3 हो गया। ये क्या हो गया? इनर फंक्शन हो गया। आउटर फंक्शन क्या है? अब इस u को यहां पे पुट कर दो। देखो इसको u कहा है ना, ये हो गया। अब इस u को जब यहां पुट करोगे तो ये आउटर फंक्शन हो जाएगा। मैं जरा समझाता हूं कैसे। आउटर फंक्शन, देखो मैंने इनर फंक्शन इसे कह दिया, ये u आ गया, इसको x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे अभी। अच्छा अब ये y हो गया, अब इस u को यहां पुट कर दिया तो ये हो गया u⁵। तो ये आ गया आपका इनर फंक्शन, ये आ गया आपका आउटर फंक्शन। इनर फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट से? x के रिस्पेक्ट से। आउटर फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है u के रिस्पेक्ट से। ये फॉर्मूला याद रखना है बच्चों ने। अब सबसे पहले हम यहां क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहां लिख लो डिफरेंशिएट इनर फंक्शन, इनर फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू, देखो u को किसके रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है? x, तो x लिख दो। आओ जरा आप डिफरेंशिएट करते हैं। तो du dx डिफरेंशिएट हुआ तो ये साइन आ गया, d आ गया हमारे पास। इसकी डिफरेंशिएशन क्या है? 2x, और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होती है, यानी जो कांस्टेंट नंबर होता है उसका डेरिवेटिव 0 होता है। अच्छा अब हमारे पास इनर फंक्शन का तो डेरिवेटिव आ गया, जो कि हम यहाँ पुट कर सकते हैं। अब हम आउटर को करते हैं। आउटर लिख लेते हैं डिफरेंशिएट आउटर। वर्डिंग इसलिए पूरी लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे। आउटर फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू u। देखो आउटर फंक्शन को u के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है, तो dy, देखो ये y आ गया, और du, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 5 आगे आ जाएगा u, और एक कम हो जाएगा 4। अब इनर फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये रही, आउटर फंक्शन की डिफरेंशिएशन ये रही। पुट इन इक्वेशन 1, तो पुट इन इक्वेशन 1। अच्छा इक्वेशन 1 में पुट किया तो क्या आया मेरे पास? चेन रूल का डेरिवेटिव du/dx, dy/du क्या निकाला आपने? 5 u4, ठीक है, इसे ब्रैकेट करते हैं। अच्छा अब आपने du/dx क्या निकाला? 2x। अच्छा अब जरा क्वेश्चन देखो, क्या क्वेश्चन में आपको कहीं u दिया हुआ था? नहीं। याद रखना जब भी क्वेश्चन में आपको ना ऐसा वेरिएबल नहीं दिया हुआ जो आपके आंसर में आ रहा है, तो आपने क्या करना है कि अपने आंसर को भी क्वेश्चन वाले वेरिएबल जैसा बनाना है। यानी हमें इस u को हटाना होगा, क्योंकि हमारे पास
क्वेश्चन में देखो ना, सोचने वाली बात है, आपको कोई बोले बिरयानी बनाओ और आप कोरमा बना के ले आओ, तो सामने वाले का यही सवाल होगा ना, यार कोरमा कहाँ से ला रहे हो, बिरयानी लाओ। तो आप क्या करोगे, उस बिरयानी में चावल डाल के कोरमा कर दोगे। यहाँ भी बिल्कुल यही है कि जब क्वेश्चन में यू नहीं था तो आपके आंसर में यू कहाँ से आ गया। इस यू को एलिमिनेट करो, सिंपल है। यू किसके बराबर लिया था, इसके बराबर, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू यू किसके बराबर है, अच्छा 5 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि तो कोई ब्रैकेट है आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो 10x, u क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 और पावर 4। ये है अब आपका फाइनल आंसर। मजा आया, चेन रूल समझ आया। ये क्यों किया, क्योंकि x के रिस्पेक्ट से आंसर देना है, u के रिस्पेक्ट से नहीं, इसलिए ऐसा किया। तो सिंपल 2 को 5 से मल्टीप्लाई करा दिया, x एज इट इज आ गया, और u की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 3 पावर 4 पुट कर दिया। अब ये चेन रूल की मदद से ये हमारा डेरिवेटिव हो चुका है, ठीक है। फंक्शन के अंदर फंक्शन भी समझ में आ चुका है। इसको अब ज़िंदगी भर याद रखना, ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो पूछा जाने वाला कॉन्सेप्ट था, इसलिए मैंने आपको कराया, ठीक है। अब आ जाओ अपना इम्प्लीसिट फंक्शन करते। अभी फंक्शन का चैप्टर कुछ टाइम पहले पढ़ाया था, आई होप आप बच्चों को याद हो। उस फंक्शन के चैप्टर में मैंने आप लोगों को ये बात बहुत अच्छी तरीके से बताई थी कि इम्प्लीसिट फंक्शन क्या होता है। मैं आप लोगों को बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ कि अगर आप लोग चैप्टर नंबर 1 से, फर्स्ट ईयर से अगर आप मेरे लेक्चर नहीं देख रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपको परेशानी हो रही होगी कि सर ये क्या वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको क्या मिटा रहे हैं, इसको रहने देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप चैप्टर नंबर 1 से मेरा लेक्चर देख रहे हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं हो रही होगी, आपको पता होगा कि पीछे मैंने ये बात पढ़ा रखी है और लिखवाई भी इसलिए थी ताकि याद रहे। अब इम्प्लीसिट फंक्शन पता है क्या होता है, ऐसा फंक्शन जिसको आप इस तरह से ना लिख सको कि y एक तरफ आ जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक तरफ आ जाए। ये तो एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ। इम्प्लीसिट फंक्शन ऐसा है कि जिसमें x एक तरफ हो जाए, y दूसरी तरफ हो जाए, यानी इक्वल टू के दूसरी तरफ y चले जाए, जितने भी y हैं स्क्वायर में हैं या विदाउट स्क्वायर हैं, और इक्वल टू के इस तरफ x आ जाए, चाहे स्क्वायर में हो या बगैर स्क्वायर के। बात समझ आ रही है। इसको ऐसे कर लो कि इम्प्लीसिट फंक्शन वो है जिसमें लड़कियां एक तरफ चली जाएं और लड़के दूसरी तरफ चले जाएं। लड़कियों को y कह लो, लड़कों को x कह लो, ठीक है। और एक्सप्लिसिट फंक्शन ऐसा है जिसमें लड़कियां लड़के सेपरेट ना हो सकें, यानी x और y सेपरेट ना हो सके। अब जरा देखते हैं ये फंक्शन इम्प्लीसिट है या नहीं। मैं आपको एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ, वीडियो को रोको और करो। तमाम y को x के इक्वल टू के इस तरफ रखो और x को उस तरफ ले जाओ, करके चेक करो। मैं 1 मिनट रुक जाता हूँ। हुआ, हो पाया? वीडियो रोक दी होगी आपने, नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो है ना, ये चीज इक्वल टू के उस तरफ ले भी जाओ तो क्या मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो यहां लाकर? नहीं कर सकते, यानी इस तरह से आप नहीं लिख सकते। इस इक्वेशन को इस तरह से आप नहीं लिख सकते कि y एक तरफ आ जाए तमाम और x दूसरी तरफ चले जाएं, ऐसा नहीं कर सकते। तो ये फंक्शन हो गया इम्प्लीसिट। अब इसका डेरिवेटिव लेना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, उसी तरह से डेरिवेटिव लेंगे जैसे पीछे हम करते आए हैं। चलो आओ करते हैं। अब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इसको जरा देखो, देखो x के रिस्पेक्ट से करना है तो dx का स्क्वायर dx, हर इस किसी पे अलग अलग लगेगा, इस पे अलग डिफरेंशिएशन, इस पे अलग, इस पे अलग, इस पे अलग, प्लस y का स्क्वायर d अपॉन dx प्लस d अपॉन dx 2gx प्लस d अपॉन dx 2fy प्लस dc dx इक्वल टू 0, ठीक है। c याद रखना कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या करना है डिफरेंशिएशन में आपको अच्छी तरीके से पता है, ठीक है। c हमारे पास एक कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन बताओ। हाँ बिल्कुल सही, अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, 2x। इसकी डिफरेंशिएशन बताओ, 2y dy अपॉन dx। अब ऐसा क्यों? यहां पर तो आपने सिंपल ऐसे लिख दिया 2x, मगर यहां पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा? वजह सुनो। अच्छा हुआ ये जगह थोड़ी मिल गई, इधर आओ वजह बताता हूँ, क्योंकि ये शायद अभी तक हमारे पास कहीं नहीं आया, तो ये पहली बार आ रहा है। इसको मैं आपको डिटेल में वजह बता देता हूँ। देखो जब आप इस चीज़ की डिफरेंशिएशन करते हो, जब आप इस चीज़ की डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो क्या रूल लगा रहे हो? प्रोडक्ट रूल लगा रहे हो कि पावर आगे आ रही है, पावर में से एक कम हो रहा है, dx अपॉन dx,
ये बच रहा है ना, विदाउट पावर भी डेरिवेटिव लिया जाता है। जिस चीज का आप डेरिवेटिव ले रहे हो उसको विदाउट पावर भी डेरिवेटिव करते हैं। तो dx अपॉन dx कैंसिल हो गया तो जस्ट 2x बच गया, है ना। समझ में आ रही है बात। अब यहां पर भी यही काम करो, 2y हो गया, 2 आगे आ गया, y पे से 1 कम हो गया, विदाउट पावर डेरिवेटिव लो। विदाउट पावर क्या, y, dy अपॉन dx। क्या मैं इन दोनों को आपस में कैंसिल कर सकता हूँ? dy अपॉन dx कैंसिल हो रहा है? नहीं हो रहा। तो dy ये इस तरह से इसका डेरिवेटिव है। देखो ये सेम था, dx अपॉन dx। देखो डेरिवेटिव में हम पता है क्या करते हैं, पहले डेरिवेटिव ले लेते हैं, इसको पूरा देख लेते हैं, सही है, 2 को आगे ले आते हैं, x लिख देते हैं, 1 एक कम कर देते हैं, फिर विदाउट पावर भी डेरिवेटिव लेते हैं, यानी अब पावर हटा के डेरिवेटिव लिया जा रहा है। तो जब पावर हटा के x का डेरिवेटिव लेते हैं तो dx dx कैंसिल। लेकिन जब यहाँ पर पावर हटा के डेरिवेटिव ले रहे हैं तो यहाँ कैंसिल नहीं हो रहा। ठीक है, हमारे पास क्या था, ये था ना, यहाँ समझ में आई बात। इसको हमेशा याद रखना, विदाउट पावर भी डेरिवेटिव होता है, अमूमन नहीं लिखा जाता क्योंकि वो 1 आ रहा होता है। अब यहाँ भी करते हैं, देखो x खत्म हो जाएगा क्योंकि लीनियर है और 2g बच जाएगा। अब dx अपॉन dx तो 1 ही होता है। अच्छा अब यहाँ करते हैं, देखो 2 आ गया, f आ गया, dy अपॉन dx, क्योंकि देखो ये x है ये y है तो कैंसिल नहीं हो सकता। ठीक है, ये 0 हो गया। अब जितना भी चीज़ें विदाउट x हैं उसको उस तरफ ले जाओ, या विदाउट y है उसको उस तरफ ले जाओ, मतलब जिन जिन के साथ ये नहीं मौजूद उनको उस तरफ ले जाओ। तो 2y dy dx और प्लस 2f dy dx। ठीक है, इसको और इसको मैंने इधर छोड़ दिया, बाकियों को मैं उधर ले गया, तो ये हो गया हमारे पास -2x। ठीक है, उसके बाद -2g हो गया, सही है। अच्छा देखो 2 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, कॉमन निकाल लो। तो 2 को मैंने कॉमन निकाल लिया, तो y, और देखो dx इधर भी है, dy अपॉन dx इधर भी है, dy अपॉन dx, इसे भी कॉमन निकाल लो। जो जो चीज़ें कॉमन आ रही हैं सिंपल कॉमन निकाल लो। तो यहाँ बच गया y और प्लस f। ठीक है, और इधर बच गया माइनस कॉमन निकल गया, 2 बच गया x प्लस g, इधर माइनस और 2 कॉमन निकाल लिया। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो dy dx ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस x प्लस जी और f प्लस वाई प्लस f। ये आपका फाइनल आंसर है। देखो अभी भी y सेपरेट नहीं हुआ, इधर भी y आ रहा है, इधर भी y आ रहा है, तो ये फंक्शन इम्प्लिसिट है। अगर इधर y नहीं आ रहा होता, जस्ट इधर y आ रहा होता तो ये एक्सप्लिसिट होता, मगर यहाँ y आने की वजह से ये फंक्शन इम्प्लिसिट की तरफ चला गया। यानी आप कुछ भी कर लो y ख़त्म नहीं होगा आपका, y आपकी ज़िंदगी में एक हिस्सा बन गया है आपका। ठीक है, तो आंसर वेरिफिकेशन कर देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको आगे ले चलता हूँ। बिल्कुल सही है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही है। समझ में आ गई बात? आपको इतना मुश्किल नहीं था, जस्ट डिफ्रेंशिएशन आपको आनी चाहिए, जो मैं सिखाता हुआ शुरू से आ रहा हूँ। एक एक पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ ताकि कहीं भी कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो सके। ठीक है, अब आ जाओ इस तरफ, डिफ्रेंशिएशन ऑफ टिग्नोमेट्रिक। मैंने पहले आपको बोल दिया था ये बात कि टिग्नोमेट्री में जस्ट फॉर्मूले याद रखने हैं। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, ये सब आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, इसी तरह इन्वर्स के भी फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, मैंने भी फॉर्मूले याद रख रखे हैं, भूल जाता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि याद रखता हूँ ज़िंदगी भर, हमेशा भूल जाता हूँ, रिवीजन करता हूँ तो फिर वापस फॉर्मूले याद आ जाते हैं और वापस फिर मैं आपके सामने खड़ा होकर पढ़ाने काबिल हो जाता हूँ। तो आपने भी बिल्कुल इसी तरह का करना है कि फॉर्मूले याद रखने हैं भाइयों बहनों ने। आ जाओ, याद रखना डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या होता है, हमेशा ये सेम रहेगा। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, अगर यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स होगा, इस बात को याद रखना। समझ में आया? ठीक है, अब आओ इसकी डिफ्रेंशिएशन करते हैं। बहुत बार नहीं एंगल भी मिलेगा, कोई मुश्किल नहीं होगी। डिफ्रेंशिएट
डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, याद रखना, साइन का डेरिवेटिव होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है आपके पास, डेरिवेटिव डी लगा रहा हूँ, कॉस एक्स। क्या होता है, कॉस एक्स, सिंपल कॉस एक्स। तो ये आ गया कॉस, अच्छा 3 है, अगर यहाँ एंगल एक्स है तो यहाँ भी एंगल एक्स आएगा, अगर यहाँ 3x है तो 3x आएगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई मुश्किल नहीं थी। अब एक छोटा सा काम और करना है कि एंगल अगर सिर्फ x हो, एंगल का भी डेरिवेटिव लेना है। क्या करना है, एंगल का अलग से डेरिवेटिव लेना है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, सॉरी डी वाई नहीं आएगा, एंगल का अलग से डेरिवेटिव लेना है। एंगल क्या है, 3x, तो यहाँ 3x होगा। देखो सिर्फ x होगा, अब देखो यहाँ सिर्फ x है, तो सिर्फ x का डेरिवेटिव लूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर 1 आ रहा है, शो नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ 3x है। आप ये दिमाग बना लो कि डेरिवेटिव लोगे, एंगल का भी डेरिवेटिव लोगे हमेशा। इसका डेरिवेटिव सिंपल आ गया, आप एंगल का डेरिवेटिव, तो क्या आ रहा है आपके पास एंगल का डेरिवेटिव, सिर्फ x है तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है। ये d से d कैंसिल, x से x कैंसिल, 3 बच गया। 3 को यहाँ नहीं लिखा जाएगा, cos के पास लाया जाएगा, आगे लाया जाएगा। ये आ गया आपके पास डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x। बात समझ आई। हमेशा दिमाग में एक बात बैठा लो कि एंगल का डेरिवेटिव लेना है, हमेशा ये याद रखना, एंगल का डेरिवेटिव लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं भी बोलूँ नहीं मानना, एंगल का डेरिवेटिव ले लेना, ठीक है। अब आओ पढ़ते हैं इनवर्स का। इनवर्स के डेरिवेटिव बहुत आसान है, फॉर्मूले लिख के दिए हुए होते हैं। साइन इनवर्स का इनवर्स डेरिवेटिव क्या है, मतलब साइन इनवर्स है, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन होल रेडिकल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये याद रखने हैं आपने, सही। ये मुख्तलिफ मेथड से निकाले गए, लेकिन अभी आपको वजह से याद रखने। मैं यहाँ लिख रहा हूँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है। आप क्या करो, सिंपल ये लिख दो, 1 अपॉन होल रेडिकल 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, आंसर आ गया। देख लो, फॉर्मूले याद रखने से आपको 50-60 स्टेप करना ही नहीं पड़ेंगे, जस्ट डायरेक्ट आंसर लिख दोगे, याद रहेगी ये बात। कोई बहुत फास्ट रूल नहीं बताया मैंने आपको, बहुत सिंपल रूल बता रहा हूँ आपको। साइन कॉस आप सर्च कर लो, अगर मैंने जो फॉर्मूले बताए वो समझ नहीं आ रहे तो जो भी आपको इंटरनेट से फॉर्मूले मिलेंगे सेम मिलेगा। आप लिखो डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक शीट मिल जाएगी जिसमें साइन का डेरिवेटिव कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, इसका डेरिवेटिव दिया हुआ होगा। इसी तरह इनवर्स के भी आ जाएंगे। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। यहीं तक रखते हैं, ठीक है, मतलब आगे चलते हैं, टॉपिक आगे करते हैं, ठीक है। कोई इतना मुश्किल नहीं था, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था, वरना होता तो मैं ज़रूर बताता। चलो अब आगे कुछ टॉपिक और मज़ीद करते हैं और मज़ीद अपने डेरिवेटिव को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो स्टूडेंट अब जो है हमारे कुछ लास्ट के 3-4 टॉपिक हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं और इसमें ना बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं। अब वो वेरिएशंस यानी जब हमें पता चलेंगे जब मैं आपको ना मुख्तलिफ और मल्टीपल MCQ सॉल्व करवाऊँगा डेरिवेटिव के। और इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये वीडियोस आने वाली हैं जिसमें मैंने आपको 100, 150, 200 MCQ सॉल्व कराने हैं डिफरेंशिएशन के चैप्टर पर, और मैं टॉपिक वाइज सॉल्व करा दूंगा, जिससे ये होगा कि आपको पता होगा कि ये MCQ किस टॉपिक का है। तो अगर पेपर में आए MCQ तो आप टॉपिक भी पहचान सको और फिर अच्छी तरह से उसे इवेल्युएट करके सॉल्व कर सको। अच्छा, अब सबसे पहले पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखो बात से समझ में आ रही है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन से क्या मुराद है कि आपके पास एक कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल होगा। मतलब देखो अभी तक तो आप ये पढ़ते हुए आ रहे थे कि x के ऊपर स्क्वायर है, ये तो कोई मसला ही नहीं था आपके लिए, आपको ये बहुत बार सॉल्व कर लिया। मगर अगर ये सिचुएशन बन जाए कि 2 के ऊपर x हो, यानी 2 कांस्टेंट है, ये हम सबको पता है, ये हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है, ये हमारा कांस्टेंट है और ये हमारा वेरिएबल है। अब इस सिचुएशन में क्या करोगे कि x को आगे लिख दोगे और x के साथ -1 कर दोगे? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। ये जो प्रोडक्ट रूल आपने पढ़ा, ये तो आपने इस सिचुएशन के लिए पढ़ा था। ये जो प्रोडक्ट रूल आपने पढ़ा, ये तो इस सिचुएशन के लिए पढ़ा था। इस सिचुएशन के लिए ठीक है कि 2 को आगे लिया है और 2 में से -1 कर दिया। मगर अगर ऐसा दिया हुआ है कि कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, फिर ये नहीं कर सकते आप, इसको दिमाग से निकाल लो अपने। अब क्या करना है, फिर करना क्या है, अब ये करना है आपने
कि यहां पर एक छोटा सा फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला याद रख लोगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगी। अब वो क्या है, अब आपको लेना है डेरिवेटिव, तो अब आप क्या करोगे, डी वाई और डी एक्स शो करोगे, जिससे आपको पता चलेगा कि डेरिवेटिव लिया गया है। अब क्या करोगे, ए एक्स को एज इट इज लिखे रहने दोगे, ठीक है। अब ये जो कांस्टेंट है इसको एल एन में लिख दोगे, बस ये काम करना है। कोई मुश्किल, इतना तो कोई मुश्किल चीज नहीं है। देखो जब भी आपको कांस्टेंट पे वेरिएबल दिया हुआ हो तो आपने क्या करना है, जो कांस्टेंट पे वेरिएबल है उसको एज इट इज लिख देना है, एल एन लगाकर जो भी कांस्टेंट है उसको लिख देना है, आपका डेरिवेटिव हो जाएगा। यहां पर एक छोटी सी एग्जांपल है, इसको करते हैं। क्या है कि भाई ये हमारा एक कांस्टेंट है और ये हमारा एक वेरिएबल है। अब इसका मैं लेना चाह रहा हूं डेरिवेटिव, तो मैं क्या वर्डिंग लिखूंगा, डिफरेंशिएट, वर्डिंग वही रहेगी, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, फॉर्मूला आपको याद है, ये फॉर्मूला यूज होगा। अब ए तो नहीं है, उसकी जगह 2 है, तो 2 एज इट इज आ गया, एक्स भी एज इट इज आ गया, ठीक है। अब एल एन आ गया, अब ये ए है यानी 2a है, तो ये 2 इधर आ गया, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया? ये कब करेंगे, ये याद रखना है आपने कि जब कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल हो। कब करेंगे, जब कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल हो। वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है फिर तो कोई मसला नहीं है। अब जरा ये वाला मुझे आप करके दिखा दो कमेंट सेक्शन में कि 10x, ठीक है, 10x और ये इक्वल टू वाई, या ऐसे लिख लो y इक्वल टू 10x, ठीक है। अब ये आप करके दिखा दो कमेंट सेक्शन में कि क्या इसका जवाब आना चाहिए। बस इस फॉर्मूले को आपने अपने दिमाग में रखना है। मैं ये भी बता देता हूं कि ये चीज़ आपके पास a है और ये तो x है, तो कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब एक ईलर नंबर, एक खास सिचुएशन भी आ सकती है कि e की पावर x है, e एक्सपोनेंट है, उसकी पावर x है, एक्सपोनेंशियल की पावर x है। अब क्या करोगे, अब इसके लिए ना एक खास तरीका है, वो तरीका समझो। तरीका ये है कि ये y के बराबर ही होगा, अमूमन y के बराबर दिया जाता है, ठीक है। क्या करोगे कि dy अपॉन डी एक्स, क्योंकि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये एज इट इज आ जाएगा, जैसे यहां पर था ना वैसे ही हो रहा है, ये एज इट इज आ गया। अब ये जो x है ना, इसका जस्ट डेरिवेटिव हो जाएगा। समझ आई बात? बहुत आसान है कि ये e की पावर x एज इट इज आ गया और x का डेरिवेटिव हो गया। अब मैं करके दिखाता हूँ, ये एग्जाम्पल है। यहाँ सबसे पहले वर्डिंग बहुत ज़रूरी है ताकि हमें पता चले कि डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट से किया गया है। देख के समझ आ जाता है, लेकिन वर्डिंग लिखना अच्छी बात है, विद रिस्पेक्ट टू x। जो बच्चे इस तरह से काम कर कर आते हैं ना, उनके लिए अच्छे ही नंबर आ रहे हो। तो देखो dy और dx, अब मैंने क्या कहा कि e की पावर 2x एज इट इज आ गया, इसको कोई छेड़खानी नहीं करी। अब क्या करा, d अपॉन dx, ये जो पावर है इसको डेरिवेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो क्या बन रहा है जवाब, dy और dx इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x का डेरिवेटिव आएगा 2। वजह आपको पता है कैसे आ रहा है, ये आंसर आ गया। कोई मुश्किल था? अब यहां कोई भी पावर हो, 2x 5x, कोई भी पावर हो, x स्क्वायर, कोई भी पावर हो, आप इजीली डेरिवेटिव कर सकते हो। अब इसका मुझे डेरिवेटिव बताओ, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, अब ये आपने बताना है। वही बहुत आसान है, पहले ये याद रखना कि e की पावर x स्क्वायर को एज इट इज लिख देना, फिर x स्क्वायर का डेरिवेटिव ले लेना, जैसे मैंने सिखाया, ठीक है। अच्छा, अब फंक्शन आपके पास है ln x, इसका डेरिवेटिव कैसे लोगे, देखो dy और dx, सही है। जो भी x है, ln के साथ जो भी x दिया हुआ है उसको अपॉन में करके लिख दो और डेरिवेटिव ले लो x का, बस ये आपने करना है। क्या करा, जो भी आपको x दिया हुआ था उसको अपॉन में करके लिख दो, यहां पे जो भी x था उसको अपॉन में करके लिख दो और इसका डेरिवेटिव ले लो, खत्म हो जाएगी बात। आओ जरा एक एग्जांपल करते हैं। देखो यहां भी वर्डिंग लिखनी जरूरी है, डिफरेंशिएट, मैं हर सवाल भी सॉल्व करा रहा हूं ताकि आपको बात समझ में आती रहे। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, एग्जाम्पल भी करा रहा हूं। देखो dy अपॉन dx, अब मैंने क्या बताया था, जो भी x दिया हुआ, अब यहां पर x 5x है, कोई मसला नहीं है, तो यहां आपने कर लिया 5x। अब आपने क्या करना है, ये जो 5x है इसको अलग से डेरिवेट भी कर दो,
तो 5x। अब 5x का डेरिवेटिव क्या आएगा, सब बच्चों को पता है कि x खत्म हो जाएगा तो 5 आ जाएगा और 5x। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल हो गया तो dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन x। ठीक है, कोई मुश्किल, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जहाँ परेशानी वाली बात होती है वहाँ मैं खुद आपको बता देता हूँ कि हाँ यहाँ परेशान हो जाओ। अभी ये तो बहुत बेसिक बेसिक करा रहा हूँ, लेकिन जब मैं आपको मल्टीपल एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा सारा का सारा कॉन्सेप्ट यही होगा, कोई नई चीज़ नहीं होगी, बस यही होगा। बस आपके दिमाग ने पहचानना होगा कि यहाँ पर क्या रूल लग रहा है, यहाँ क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है। मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको डेरिवेटिव के पढ़ा दिए हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया, डिफरेंशिएशन अभी मजीद भी है, लेकिन ये बहुत बड़ा हिस्सा था जो मैंने आपको करा दिया। अच्छा, अब करते हैं हम हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन कैसे पता चलेगा कि साइन के साथ h लगा हुआ होगा और फिर x आ रहा होगा, इससे आपको हाइपरबोलिक याद आ जाएगा। अब याद रखना, जब भी आप बात करोगे हाइपरबोलिक की तो हाइपरबोलिक का एक्सपोनेंशियल के साथ रिलेशन होता है, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन 2, यानी साइन हाइपरबोलिक x किसके बराबर है, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस 2x अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन 2 के। आओ इसका डेरिवेट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। समझ में आ गया। अब देखो dy अपॉन dx इक्वल टू, एक मिनट, यहां भी आ जाएगा d अपॉन dx साइन हाइपरबोलिक x। अब देखो मैंने यहां लिख दिया है साइन हाइपरबोलिक x किसके बराबर है, क्योंकि देखो आप डायरेक्ट साइन हाइपरबोलिक x नहीं सॉल्व कर सकते हैं, तो मैंने यहां लिख दिया है कि किस चीज के बराबर है। तो ये लिख लो dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन 2। हमें यहाँ लिखा हुआ भी मिल रहा है कि e की साइन हाइपरबोलिक x बराबर है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन 2, तो मैंने ये लिख दिया। अब थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन की तरफ चलो। देखो ये कर सकता हूँ मैं यहाँ पर कि ब्रैकेट बना लो कि 2 ब्रेक कर देता हूँ, 2 को इस तरह लिख लेता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ ना। देखो 2 दोनों के नीचे आ जाएगा अलग अलग, एलसीएम का बेसिक रूल। अब डेरिवेटिव अलग अलग अप्लाई कर देते हैं, e की पावर x अपॉन 2। अच्छा, डेरिवेटिव नीचे नहीं लगेगा, नीचे 2 है उसके ऊपर कोई डेरिवेटिव नहीं लगेगा, सिर्फ e की पावर x पे डेरिवेटिव लगेगा। अच्छा, अब d अपॉन dx, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या था, देखो यहाँ लिखा था, यहाँ लिखा था। देखो e की पावर x का डेरिवेटिव क्या बन रहा है, ये इससे कैंसिल हो गया, e की पावर x का डेरिवेटिव बनता है e की पावर x। देख लो, तो e की पावर x का डेरिवेटिव यहाँ क्या आ जाएगा, e की पावर x अपॉन 2 एज इट इज आ गया। अच्छा, अब अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ भी माइनस आ जाता है ना, तो ये माइनस यहाँ पर आगे आ जाता। जरा समझो बात, अगर यहाँ x के साथ माइनस होता तो यहाँ भी माइनस आ जाता, ये माइनस आप आगे लिख देते, आगे लिख देते अब ये माइनस। ठीक है, क्योंकि देखो माइनस भी उठकर आता ना, तो यहां पर क्या बचेगा, e की पावर, यहाँ डेरिवेटिव क्या आएगा, e माइनस e की पावर माइनस x अपॉन 2। वजह समझ में आई क्या हुआ, कि ये माइनस का भी डेरिवेटिव होगा ना, माइनस x का भी डेरिवेटिव होगा। देखो यहां पर इसका डेरिवेटिव लिया हुआ भी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, dy अपॉन dx इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन 2। ये बराबर होता है कॉस हाइपरबोलिक x के, ये चीज बराबर होती है कॉस हाइपरबोलिक x के। देखो अगर यह माइनस है तो साइन हाइपरबोलिक x, या अगर प्लस हो गया तो ये कॉस हाइपरबोलिक x। तो इस तरह से आप हाइपरबोलिक फंक्शन का डेरिवेटिव ले सकते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमारा ये चैप्टर क्लोज होता है, जिसमें मैंने बहुत सारे आपको चीज़ें कराई, बहुत सारे टॉपिक पढ़ाए। तो ये अगर आपने देख ली वीडियो तो आपकी डिफरेंशिएशन शुरू हो जाएगी यहाँ से। अब स्ट्रॉन्ग कैसे होना है, प्रैक्टिस। जितने अच्छे अच्छे एमसीक्यू सॉल्व करोगे, जितने एक 3 दिन आप जो है ना लगकर डिफरेंशिएशन के एमसीक्यू सॉल्व कर लो ये वीडियो देखने के बाद, यकीन मानो चीते हो जाओगे डिफरेंशिएशन में। तो मैंने पूरा आपको बहुत डिटेल में ले जाके समझाया, आई होप ये आपको समझ भी आया होगा। अब आपने बस प्रैक्टिस कर कर अपने आप को खुद से बेहतर बनाना है।
यहीं तक रखते हैं। कोई बात समझ ना आई हो तो पूछ लेना, ज़रूर गाइड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।